हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। तो पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन समझने से पहले आपको जानना होगा कि डाइकोटोमस वेरिएबल्स किनको कहते हैं और ये दो टाइप्स के होते हैं, ट्रू और आर्टिफिशियल डाइकोटोमी। उसका क्या मतलब होता है ये समझना जरूरी है क्योंकि दो चीजें हैं, पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन और बाई सीरियल कोरिलेशन। दोनों के बीच में अंतर इसी आधार पे किया जा सकता है कि किसमें ट्रू डाइकोटोमी है और किसमें आर्टिफिशियल डाइकोटोमी है वेरिएबल्स में। तो ये कॉन्सेप्ट पहले समझना जरूरी है। तो डाइकोटोमस वेरिएबल्स किसको कहते हैं कि कोई भी वेरिएबल जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, प्लस माइनस पास फेल, इस तरह के कोई भी दो वैल्यूज बस वो ले सकता है, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो उसको बोलते हैं डाइकोटोमस वेरिएबल्स। अब डाइकोटोमस वेरिएबल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं डिस्क्रीट डाइकोटोमी या उसका दूसरा नाम भी है ट्रू डाइकोटोमी, और दूसरा प्रकार होता है कंटिन्यूअस डाइकोटोमस वेरिएबल या उसको एक और नाम से जानते हैं आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस कह लें, मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, या ट्रू और आर्टिफिशियल, दो तरह के। अब ये दो तरह किस आधार पे बनाए गए हैं? तो ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल्स जो होते हैं वो जो दो वैल्यूज लेते हैं वो वैसी वैल्यूज हैं कि उनके बीच में कोई अंडरलाइंग कंटिन्यूअम नहीं होता। अंडरलाइंग कंटिन्यूअम का मतलब कि अगर उन वेरिएबल्स के आप पीछे देखें तो कोई एक कंटिन्यूएशन आपको नहीं दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेल और फीमेल, तो ये सिर्फ दो क्लियर कट कैटेगरीज हैं। अगर आपके पास कोई पार्टिसिपेंट है और आपको बोला जाए कि उसको मेल या फीमेल कैटेगरी में रखिए, तो आप या तो मेल में डाल सकते हैं या फीमेल में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो पार्टिसिपेंट 40% मेल है 60% फीमेल है और आप कंफ्यूज है कि इसको किस कैटेगरी में डालें। ऐसा नहीं रहेगा मेल फीमेल के साथ में। इसी तरह दूसरी कैटेगरी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, डेड वर्सेज अलाइव। कोई व्यक्ति अगर डेड है तो वो डेड है, अलाइव है तो अलाइव है, मतलब क्लियर कट कैटेगरी में उसको बांटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ परसेंट डेड है कुछ परसेंट अलाइव है, वो चीज नहीं संभव होती है इसमें। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं जो क्लियर कट दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं उनको हम कहते हैं कि ये ट्रू डाइकोटोमी है। ठीक है, और ट्रू डाइकोटोमी वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन लगाते हैं। दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल डाइकोटोमी या कंटिन्यूअस डाइकोटोमी। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो दो वैल्यूज लेते तो हैं लेकिन वो दो वैल्यूज किसी अंडरलाइंग आधार पे बनाई गई है, कोई उसका नीचे बेसिस है जिसके आधार पे वो दो वैल्यूज बनाई गई हैं। वो नेचुरली वो दो वैल्यूज में नहीं अपीयर होते हैं, हम वो दो वैल्यूज में उनको विभाजित करते हैं किसी आधार पे। जैसे मान लीजिए पास और फेल की दो कैटेगरी हमने बनाई, तो पास और फेल की जो दो कैटेगरी है वो किस आधार पे बनी है? मार्क्स के आधार पे। मान लीजिए आपने तय कर लिया कि 40% मार्क्स हम कैटेगरी बनाएंगे, उसके ऊपर जो है उसको पास बोलेंगे, उसके नीचे जो है उसको फेल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे 40% का जो आपने कैटेगरी बनाई ये तो चेंज भी हो सकती है। किसी ने बना दिया कि नहीं 50%, 50% के ऊपर जिनके मार्क्स आए उनको हम पास बोलेंगे और जो उसके नीचे पाएंगे उनको हम फेल बोलेंगे। तो ये जो दो वेरिएबल्स होते हैं ये आर्टिफिशियल डाइकोटोमी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आर्टिफिशियली हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है इसको, किसी और आधार पे जो हमने अपने मन से लिया है या वो बदला जा सकता है, वो कोई फिक्स चीज नहीं है। तो फेल और पास का कैटेगरी चेंज हो सकता है। कल को जो पास आप जिसको बोल रहे थे, अगर क्राइटेरिया आप चेंज करेंगे 40% की जगह 50% कर दिया पासिंग मार्क्स, तो जो कल पास हो रहा था वो फेल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये वेरिएबल ये चेंज हो सकता है। पर क्या वो अलाइव और डेड और मेल और फीमेल के साथ ही संभव था कि कोई क्राइटेरिया चेंज कर दे तो एक से दूसरे में कोई शिफ्ट हो जाएगा? वो नहीं पॉसिबल था। तो क्या डिफरेंस होता है कि जो आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं वो एक्चुअली कंटिन्यूअस वेरिएबल ही होते हैं, पर उनको हम किसी आधार पे जबरदस्ती दो वेरिएबल्स में विभाजित कर देते हैं। वो नेचुरली दो वेरिएबल्स में नहीं अपीयर होते हैं, हम उनको दो वेरिएबल्स में बांट देते हैं। जैसे पास और फेल तो मार्क्स के आधार पे आप करते हैं, मार्क्स कंटिन्यूअस वेरिएबल है, मार्क्स जो होते हैं 0 से लेके 100 तक सबका वेरी करेगा अलग अलग। लेकिन आपने जानबूझ के उसमें एक कैटेगरी बना दी कि 40% या 50%, और उसके बेसिस पे ग्रुप्स को दो वेरिएबल में डिवाइड कर दिया। तो ये हम आर्टिफिशियली दो ग्रुप में बांट रहे हैं, इसलिए इसका नाम आर्टिफिशियल डाइकोटोमी होता है। इसी तरह से और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे टॉल वर्सेस शॉर्ट, लंबा या छोटा व्यक्ति हाइट में। तो ये भी आप बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं? हाइट के बेसिस पे बना रहे हैं, और हाइट क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएबल है। पर आप अपने कंडीशन के हिसाब से, अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कोई
पैरामीटर ले लेंगे कि चलो 5 फीट हम मान लेते हैं, ये हमारा मापदंड हो गया। 5 के ऊपर जो है उनको टॉल बोलेंगे, उससे नीचे है वो शॉर्ट बोलेंगे। कल को किसी और ने या आपने ही बोला नहीं 5 नहीं, अब 4 पे हम रखेंगे, तो 4 फीट। 4 फीट से जो ऊंचा है उसको हम बोलेंगे टॉल, उससे जो कम हाइट का है हम बोलेंगे शॉर्ट। तो ये आप एक कंटिन्यूअस वेरिएबल को जबरदस्ती 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, तो ये आर्टिफिशियल डाइकोटॉमी होती है। और इस केस में बाई सीरियल कोरिलेशन लगता है, जब ऐसे वेरिएबल्स का हमें एनालिसिस करना है, उनमें कोरिलेशन देखना है, और वो बाई सीरियल कोरिलेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्या है पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन? पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन जो कई तरह के सिंबल से डिनोट किया जाता है, आर, फिर नीचे सबस्क्रिप्ट में देखिए PBI, पॉइंट बाई सीरियल का BI, या RPB भी सिर्फ लिखते हैं पॉइंट बाई सीरियल का शॉर्ट, या RPBIS बाई सीरियल का BIS लेते हैं। तो ये तीनों तरह से लिखा जाता है, कोई भी आप लिख सकते हैं, सारे सही हैं। तो पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन क्या दिखाता है? कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के बीच में, जहां पे एक वेरिएबल कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा वेरिएबल जो है वो डाइकोटोमस होना चाहिए, मतलब उसकी 2 कैटेगरीज वाली वैल्यू हो। और किस तरह की डाइकोटोमी होनी चाहिए? ट्रू डाइकोटोमी, मतलब आर्टिफिशियल नहीं, ट्रू डाइकोटोमी, मेल या फीमेल, एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, ट्रेन्ड या अनट्रेन्ड, डेड या अलाइव, इस तरह की कैटेगरीज होने चाहिए। पॉइंट बाई सीरियल कोफिशिएंट जो है वो एक्चुअली पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट ही है, जो सिंपल कोरिलेशन या आपका बाईवेरिएट कोरिलेशन होता है, पियर्सन कोरिलेशन, उसी का एक स्पेशल केस होता है पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। ठीक है, और ये 2 वेरिएबल्स जैसा बताया उनके बीच में मेजर करता है कोरिलेशन। एक वेरिएबल कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी इंटरवल और रेशियो स्केल पे उसका मेजरमेंट होना चाहिए, और दूसरा नेचुरली बाइनरी वेरिएबल होना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ नहीं है, हमने उसको 2 कैटेगरीज में नहीं डिवाइड किया है, वो सच में नेचुरली बाइनरी वेरिएबल ही, बाइनरी मतलब दो कैटेगरीज लेने वाला। तो नेचुरली बाइनरी वेरिएबल या डाइकोटोमस वेरिएबल दूसरा होना चाहिए। अब जब हम ट्रू डाइकोटोमी की बात करते हैं, तो जो भी 2 कैटेगरीज है उसमें हम कोई ऑर्डर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल डाइकोटोमी होती है उसमें ऑर्डर होता है, उसमें क्रम आपको दिखता है। जैसे मान लीजिए पास और फेल का आपने कैटेगरी बनाया, जाहिर सी बात है एक आपने मार्जिन बनाई, एक बॉर्डर बनाया, कट ऑफ स्कोर बनाया, उसके ऊपर जो गया तो वो पास हो गया, उसके नीचे जो है तो फेल हो गया। तो उसमें एक क्रम है, जाहिर सी बात है जो पास वाले हैं वो फेल वालों से ऊपर है, क्योंकि मार्क्स के आधार पे बनाया गया है। तो पास वाले जो है ज्यादा मार्क्स रखते हैं, फेल वाले कम मार्क्स रखते हैं, तो उसमें एक क्रम दिखता है आपको। लेकिन ऐसे हाइट का अगर देख लीजिए, तो आपने बताया कि 4 फीट से ऊपर लोग जो है वो लंबे, उसके नीचे जो है वो छोटे, तो इसमें भी क्रम दिखता है। जो 4 फीट से ऊपर के होंगे वो ज्यादा हाइट रखते हैं, तो बड़े हैं, ज्यादा हैं कंपेयर टू जो नीचे वाले हैं। लेकिन जो ट्रू डाइकोटोमी होता है, जो पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन में हम लगाते हैं, ट्रू डाइकोटोमी में आपको क्रम नहीं दिख सकता। जैसे मेल और फीमेल, आप किसको बोलेंगे मेल सुपीरियर है फीमेल कम होती है, या फीमेल सुपीरियर है मेल कम होता है, नहीं कह सकते। इस तरह डेड या अलाइव, कौन बेहतर है कौन खराब है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, आपको सोच के लगेगा, वैल्यू के टर्म से लगेगा कि अच्छा एम्प्लॉयड तो बेहतर है, अनएम्प्लॉयड खराब है, अलाइव अच्छा है, डेड खराब है। पर ऐसे कोई उसमें अपने आपस में अंतर उसका देखें तो उसमें कोई क्रम नहीं है इस तरह का, किसी को सुपीरियर हम कह सकते हैं, किसी को इंफीरियर कह सकते हैं, तो कोई नेचुरल ऑर्डरिंग नहीं होती है। और पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, जो भी इस तरह का ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल है जिसके 2 कैटेगरी हैं, उनको हम कोडिंग देते हैं। एक को 0 दे दिया, एक को 1 दे दिया। ठीक है, एक को 1 दे दिया, एक को 2 दे दिया। इस कोडिंग का कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला में फिट करने के लिए होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसको हम 0 दे रहे हैं, किसको 1 दे रहे हैं। इसे कोई भी वैल्यूज आप दे सकते हैं, एक को 0 दे दिया, एक को 1 दे दिया, या एक ग्रुप को 1 बोल दिया, दूसरे को 2 बोल दिया, एक को 100 बोल दिया, एक को 101 बोल दिया। बस वो एक तरह का नाम है उसके लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या उसको बोलते हैं। इसीलिए मान लीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेल फीमेल 2 कैटेगरीज है, आपने मेल को बोल दिया 0, फीमेल को बोल दिया 1। कोई दूसरा पर्सन सॉल्व कर रहा है वो क्वेश्चन, उसने उल्टा किया, उसने मेल्स को 1 बोल दिया, फीमेल्स को 0 बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट फिर भी सेम आएगा, वैल्यू सेम आएंगी, इंटरप्रिटेशन उसका बदल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका मेल को 0 लेके और फीमेल को 1 लेके जो भी रिजल्ट आया, तो अगर उसके आधार पे आप ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हाँ मेल्स का स्कोर ज्यादा था, फीमेल्स का कम था, या कुछ भी जो कोरिलेशन के आधार पे आप निकालेंगे, तो दूसरा जो उल्टा ले रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन आएगा कि नहीं फीमेल्स का ज्यादा था, मेल्स का कम था। बस वो बदल जाता है इंटरप्रिटेशन, जो अभी हम आगे देखेंगे।
तो इसलिए बाइनरी वेरिएबल्स में जो होते हैं तो कोई नेचुरल ऑर्डरिंग नहीं होती, कोई क्रम आप उसमें नहीं बता सकते, कोई प्राकृतिक क्रम नहीं उसमें होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आप बनाते हैं उसमें क्रम होता है, क्योंकि वो आप जानबूझ के बनाते हैं इसीलिए, दो कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए कि एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, एक प्लस एक माइनस, एक पास एक फेल, एक हाई एक लो, तो उसमें क्रम दिखता है। ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल में कोई नेचुरल क्रम नहीं दिखता है, ये भी एक चीज है। अब एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का। जैसे मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि जेंडर और सैलरी के बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है कि नहीं। तो सैलरी जो है वो रुपीज में होगी, जाहिर सी बात है, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल हुआ। लेकिन जेंडर जो है वो डाइकोटोमस वेरिएबल है, क्योंकि दो वैल्यूज ले सकता है, मेल और फीमेल, और ये दो वैल्यूज जो है ये ट्रू डाइकोटोमी होंगी, मतलब मेल होगा व्यक्ति या फीमेल होगा, आधा मेल आधा फीमेल ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरह का केस है कि आप जो ट्रांसजेंडर पीपल है इस तरह के लोगों को भी इंक्लूड अगर करना चाहते हैं, तो फिर आप जेंडर में 3 कैटेगरी शुरुआत से लेके चलेंगे कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, और उस केस में फिर पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन नहीं लगता, उसके लिए दूसरे कंडीशंस होते हैं, क्योंकि पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन तभी लगेगा जब 2 कैटेगरीज सिर्फ हो, ठीक है, तो वो अलग केस है, वो आपको भी नहीं देखना है। तो यहाँ पर अगर हम मेल फीमेल एक तरफ और दूसरी तरफ सैलरीज दी हुई हैं, इनके बीच में अगर कोरिलेशन हम देखते हैं तो ये पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का एग्जांपल होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन कितना है बॉडी में व्यक्ति के, उसका अगर हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं उसके स्मोकिंग स्टेटस से, मतलब वेदर पर्सन इज स्मोकर और नॉन स्मोकर। अब यहाँ पे भी ये ट्रू डाइकोटोमी है स्मोकिंग, क्योंकि 2 ही कैटेगरी इसमें हो सकती है, या तो कोई स्मोकर होगा या नॉन स्मोकर होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि अच्छा एक 10 सिगरेट पीता है तो वो स्मोकर है, एक 2 ही पीता है हर दिन तो वो स्मोकर नहीं है, नॉन स्मोकर में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो नॉन स्मोकर सिर्फ वही होगा जो एक भी नहीं पीता है, और जो एक या उससे अधिक कितना भी पिए वो सारे स्मोकर्स हो गए। तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन है, 2 ग्रुप्स है, कोई बीच का इसमें जगह नहीं है। तो इसके बीच में और कोलेस्ट्रॉल के बीच में अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, कोरिलेशन देख रहे हैं, तो ये भी पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का एग्जांपल हो जाता है। अब देखते हैं कुछ अजम्पशंस, मतलब क्या शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए तभी हम पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन लगा सकते हैं। तो पहला अजम्पशन वही है जो अभी तक के किसी भी कोरिलेशन में था, कि एक वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस नेचर का होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा अजम्पशन है कि दूसरा वेरिएबल जो है वो डाइकोटोमस होना चाहिए, मतलब 2 वैल्यूज लेना चाहिए और ये ट्रू डाइकोटोमी होनी चाहिए। अब वो 2 वैल्यूज क्या हो सकती हैं, मान लीजिए जेंडर लिया तो मेल फीमेल, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस लिया तो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, स्मोकर लिया तो येस या नो का कैटेगरी कि हाँ ये स्मोकिंग करता है या नो नहीं करता है, मतलब स्मोकर है या नॉन स्मोकर है। तो इस तरह की क्लियर कट 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होनी चाहिए, ट्रू डाइकोटोमी होनी चाहिए। तीसरा क्या है, आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। आउटलायर्स का कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया गया है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं होना चाहिए जो बाकी वेरिएबल से उसका वैल्यू बहुत ज्यादा या बहुत कम हो, ठीक है, सारी वैल्यूज आसपास लगभग रहे तो ठीक है। अगर आउटलायर्स मिलते हैं तो हम उसे हटा देते हैं, उस डाटा को ही हटा देते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। अजम्पशन 4 क्या है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। आप अजम्पशन पहले भी देख चुके हैं, समझाया जा चुका है कि बेल शेप्ड कर्व जैसा होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, लगभग वैसे अरेंज होना चाहिए डाटा। पांचवा क्या है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है उसके इक्वल वेरिएंसेस होने चाहिए। वेरिएंसेस होता है मतलब मीन से हर स्कोर कितना डिस्टेंस पर है। तो ये जो दोनों कैटेगरी है, मान लीजिए मेल फीमेल में अगर हम सैलरीज देख रहे हैं तो दोनों कैटेगरी में मेल और फीमेल में अपने अपने मीन के अराउंड बाकी सब स्कोर्स का विस्तार कितना है वो लगभग समान होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए दोनों ग्रुप में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का वेरिएंस बहुत ज्यादा जा रहा है मेल्स का और एक का बहुत कम है, फीमेल्स के ग्रुप का कम है बहुत, वैसा नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं इक्वल वेरिएंसेस होना, ठीक है। तो ये अजम्पशंस इसके हैं जो पूरे करने होते हैं। आज के टाइम में क्योंकि आप SPSS से करते हैं तो उसमें ये सब अजम्पशंस टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट ऑलरेडी आते हैं, तो इसके लिए आपको फिर सोचना नहीं पड़ता है कि हम कैसे मैनुअली इसको करें। तो आज के टाइम में कोई भी असम्पशंस मैनुअली नहीं चेक करता है, SPSS से सब चेक हो जाता है। जैसे अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो शैपिरो-विल्क टेस्ट है, उससे हो जाता है। इक्वल वेरिएंसेस है कि नहीं वो देखना है तो लेवनीज टेस्ट होता है, वो उससे हम टेस्ट कर लेते हैं। ये सारा जब हम SPSS करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का। RPB जो आप जान रहे हैं कि पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का शॉर्ट फॉर्म है, इक्वल टू M1 माइनस M0 डिवाइडेड बाई SN इंटू अंडर रूट PQ। अब ये क्या टर्म्स है ये हम देख लेते हैं। M1 क्या है, मीन ऑफ द ग्रुप दैट रिसीव द पॉजिटिव बाइनरी वेरिएबल, ठीक है, 0 जिसको आपने बोला। तो मीन
उस ग्रुप के स्कोर्स का जिसको हमने 1 बोला है। तो किसी भी ग्रुप को 1 बोल देंगे, किसी को 0 बोल देंगे। जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए जेंडर है आपका डाइकोटोमस वेरिएबल, एक मेल है एक फीमेल है इसमें, तो एक को आपने 1 बोल दिया, एक को 0 बोल दिया। मेल को मान लीजिए 1 हम बोल दिए कि मेल्स को हम 1 से डिनोट करेंगे और फीमेल्स को 0 से। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेल मान लीजिए अगर हमने बोला है 1, तो यहाँ M1 शो करेगा मीन ऑफ स्कोर्स जो कि मेल्स का आया है। इसी तरह M0 क्या शो करेगा, मीन ऑफ स्कोर्स जो फीमेल्स का आया है, डिवाइडेड बाई SN। N मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स होता है, और SN मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एंटायर स्कोर्स। यहाँ मेल फीमेल का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लेंगे, मानक विचलन जो है वो पूरे पूरे स्कोर्स का लेंगे, जितने भी सारे स्कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनटू अंडर रूट PQ। P क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ केसेस इन द 1 ग्रुप, Q है प्रोपोर्शन ऑफ केसेस इन द 0 ग्रुप। तो जिस ग्रुप को आपने 1 बोला हुआ है उसका प्रोपोर्शन जो होगा वो हम P से डिनोट करते हैं, और जिस ग्रुप को हमने 0 बोला हुआ है उसको हम Q से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि क्योंकि ये प्रोपोर्शन की बात हो रही है, प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, एक तरह से समझ लीजिए। तो P प्लस Q जो है हमेशा 1 होता है, इसलिए अगर आप P कैलकुलेट कर लिए हैं तो Q कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 1 माइनस पी भी है, इससे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका है। वो हम लोग आगे अभी कैलकुलेशंस में देखते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक कंपनी का ओनर है जिसको कि कुछ वर्कर्स हायर करने हैं, वर्कर्स को जॉब पे रखना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वहां पे उसको जो काम कराना है उसमें बहुत ही फाइन मोटर मूवमेंट चाहिए, हाथ की सफाई का काम है। तो उसको देखना है कि जो हम लेने वाले हैं नए लोगों को, जिनको जॉब देने वाले हैं, उनका वो फिंगर टैपिंग टेस्ट कराता है कि कितना जल्दी वो अपनी फिंगर को टैप कर सकते हैं। कोई बटन जल्दी जल्दी प्रेस करना हो, कितनी जल्दी कर सकते हैं 1 सेकेंड में। तो उसने पार्टिसिपेंट्स को लिया, मेल्स और फीमेल्स को लिया, 10 लोगों को लिया, और 5 सेकेंड में कितनी बार कौन फिंगर टैपिंग कर पा रहा है उसका स्कोर लिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं डाटा दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं मेल फीमेल, और हर एक ने कितनी बार फिंगर टैपिंग किया ये दिया हुआ है। अब वो देखना चाहता है कि क्या जेंडर और फिंगर टैपिंग की संख्या जो है उसमें कोई कोरिलेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो है मेल फीमेल, जेंडर जो हुआ वो आपका डाइकोटोमस वेरिएबल है। और कैसा डाइकोटोमस, ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ 2 वैल्यूज ले सकता है, मेल या फीमेल। और जो फिंगर टैपिंग के स्कोर्स दिए हुए हैं ये आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको कोरिलेशन देखना है तो पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन यहाँ हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहला तो हम क्या करेंगे, मेल्स और फीमेल्स को हमने मान लिया कि P और Q बोल दिया। P Q किसको बोल रहे हैं हम, जिसको 1 और 0 बोल रहे हैं। मान लीजिए मेल को हम यहाँ पे 1 से डिनोट कर रहे हैं, फीमेल्स को 0 से। तो P जो हम निकालेंगे, जो PQ है फॉर्मूले में, जो प्रोपोर्शन निकालेंगे P, वो मेल्स का निकालेंगे और Q फीमेल्स का। तो जैसे ही आपको जो डाइकोटोमस वेरिएबल मिले उसकी जो 2 कैटेगरीज मिली हुई हैं, आप एक को 1 एक को 0 मान लीजिए। जिसको 1 मानेंगे उसके लिए P कैलकुलेट करेंगे, जिसको 0 मानेंगे उसके लिए Q कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ आपको ब्रैकेट में लिख दिया है सब्जेक्ट्स मेल फीमेल जहां लिखा हुआ उसके बगल में, ताकि आपको समझने में इजी हो। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, आपको अपने मन में अज्यूम कर लेना है कि मेल्स को मान लीजिए अगर हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, फीमेल्स को 0 से, तो मेल के लिए हम P कैलकुलेट करेंगे, फीमेल के लिए Q कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नीचे वही बात लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट करके नोट दिया हुआ है, जो मैंने अभी बोला कि किसको 1 और किसको 0 ले रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ता, बस उससे इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में भी आप किसी भी ग्रुप को 0, किसी भी ग्रुप को 1 लेके कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरप्रिटेशन बस उसके हिसाब से करना होता है, जो हम देखेंगे कि रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। आगे चलते हैं। अब बस हमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो पहला क्या था, M1 मतलब मीन उस ग्रुप का जिसको हमने 1 बोला हुआ है। तो इस केस में हमने मेल्स को 1 लिया था, तो मेल्स का जो स्कोर दिया हुआ है उसका हम एवरेज कर लेंगे। अगर आप पीछे जाके देखिए तो आपको दिखेगा इसमें कि 4 ही मेल्स का डाटा हमारे पास है। तो 10 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 8 हमने करके बाई 4 कर दिया, तो हमारा आ गया 9.50। फिर हम निकालेंगे मीन उस ग्रुप का जिसको हमने 0 बोला हुआ है, जो कि हमारा फीमेल ग्रुप है। तो उसका हमने मीन निकाल लिया, और हमारे पास वहां पे 6 वैल्यूज दी हुई थी, तो उसका हमने एवरेज निकाल लिया, हमारा मीन आ गया 12.33। अब
P और Q की भी वैल्यू देख लेते हैं। तो P क्या है, जिस ग्रुप को हमने 1 बोला है उसका प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, जिस ग्रुप को आप निकाल रहे हैं, जिसका प्रपोर्शन निकाल रहे हैं, उसमें कितनी संख्या है डाटा की। तो 4 मेल्स थे हमारे पास, M1 ग्रुप का हम निकाल रहे हैं, क्योंकि P हम उसका निकालेंगे जिसको हमने 1 बोला हुआ है। तो 1 हमने मेल्स को बोला हुआ है और मेल्स हमारे पास कितने हैं, 4। तो 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास n क्या था हमारा, 10। तो 4/10 करेंगे, 0.4 आ गया। ये प्रपोर्शन हो गया हमारा मेल्स के लिए। इसी तरह फीमेल्स का निकालेंगे। फीमेल्स के लिए हम Q निकाल रहे हैं, क्योंकि Q उस ग्रुप का होता है जिसको हमने 0 बोला हुआ है। तो 0 हमने फीमेल्स को बोला हुआ है, तो हम Q निकालते हैं। Q कैसे हो जाएगा, आप प्रोपोर्शन के तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 6 फीमेल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, मतलब बाय 10, तो भी 0.6 आएगा। या जो दूसरा तरीका है 1 माइनस p कर देने का, वो भी करेंगे, 1 माइनस 0.4, तो वो भी 0.6 आएगा। तो ये आपका p और q भी आ गया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं, दोनों कंबाइंड करके दोनों ग्रुप्स को, टोटल n का स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले निकाला हुआ है कि समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और इस पूरे का अंडर रूट। तो फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट कर देंगे, सिर्फ x स्क्वायर पहले हम कर लेंगे, जितना भी हमारे पास 10 डाटा दिया हुआ है फिंगर टैपिंग का, सबका स्क्वायर करके जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1292, वो हमने लिख दिया है। माइनस फिर जितना भी आपको फिंगर टैपिंग का डाटा दिया हुआ है, x मतलब जो आपका डाटा है, सबको ऐड कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 112 हमने लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई n। कितना n है हमारे पास, टोटल 10 डाटा हमारे पास है, तो डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। और ये होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1, n हमारा था 10, माइनस 1 मतलब 9, ये हमने लिख दिया। कैलकुलेशन किया तो हमारा वैल्यू आ गया 2.044। अब हमें ये सारी वैल्यूज बस फॉर्मूले में पुट कर देनी है इस तरह से। तो आपने जो भी वैल्यूज कैलकुलेट की फॉर्मूले में डाल दिया, कैलकुलेशन किया, आपका आ गया पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन -0.68। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है ये सिग्निफिकेंट आई कि नहीं, तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, t से हम निकालते हैं। तो t इक्वल टू r पॉइंट बाय सीरियल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, मतलब जो आपका पॉइंट बाय सीरियल आर आया उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई n माइनस 2। ठीक है, तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 2, ये पूरा देखिए अंडर रूट में है, तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे पूरा, फिर जो वैल्यू आएगी तब उसकी अंडर रूट हम करेंगे। तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे, इससे आपकी t की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे r जो है पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन दिखाता है, n जो है हमेशा की तरह सैंपल साइज है। df कैसे निकाल रहे हैं, n माइनस 2, ये फॉर्मूला है df का। तो अगर हम यही अपने क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा। t की वैल्यू हमने निकाली, पॉइंट बाय सीरियल जो हमारा आ रहा था वैल्यू वो हमने पुट किया, और n की भी वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन किया, t हमारा आ गया -2.617। df क्योंकि हमारा n 10 था तो 10 माइनस 2 करेंगे 8 आ जाएगा। अब हम इसकी मदद से टेबल देखते हैं। तो टेबल जो है t टेबल आप जानते हैं देखना, df का जहां पे कॉलम पहला दिया हुआ है उसमें आप 8 देखिए, क्योंकि df आपका 8 आया है। 8 के कॉलम में आप 0.05 पर अगर देखेंगे तो वहां पे मैंने सर्कल किया हुआ है, रेड में आपको दिख रहा होगा, वैल्यू दी है 2.306। तो ये वैल्यू है आपकी t की वैल्यू। अगर इससे बड़ी आ रही है तो मतलब आपका पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, वरना नहीं है, उसके बराबर या उससे बड़ी आनी चाहिए। तो 2.306 से हमारा आ रहा है -2.617। हमेशा याद रखिए जो भी हम टेबल देखते हैं, चाहे टी की टेबल हुई, काई स्क्वायर की हुई, कोई भी और टेबल देखेंगे, एफ की टेबल देखेंगे, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही चेक करते हैं, मतलब साइन इग्नोर करके चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टी की वैल्यू है -2.617। अगर आप साइन के साथ लेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे आपकी वैल्यू तो माइनस में आ रही है और टेबल में प्लस में वैल्यू दी है, इसका मतलब आपकी वैल्यू छोटी है और नॉन सिग्निफिकेंट है, पर ये गलत हो जाएगा। माइनस प्लस हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो सिर्फ साइन शो करता है कि कौन सा मीन बड़ा था कौन सा मीन छोटा था। अगर आप फॉर्मूला याद करें तो m1 माइनस m0 था, तो अगर बड़े मीन को छोटे मीन से माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आने लगेगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आप ग्रुप को कोई भी नाम दे सकते हैं, अगर पलट देंगे उसी में, जिस ग्रुप को 1 बोला उसको 0 बोल देंगे, 0 को 1 बोल देंगे, तो यही t की वैल्यू पॉजिटिव आने लगेगी। तो इसीलिए माइनस प्लस जो भी वैल्यूज आती हैं वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाती हैं, और इसलिए हम उसको
जब हम सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करते हैं तो माइनस प्लस को इग्नोर करके सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे 2.617 हमारी वैल्यू है, टेबल में है 2.306, हमारी वैल्यू टेबल की वैल्यू से बड़ी आ रही है। इसका मतलब कि हमारा पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो आर पॉइंट बाय सीरियल यानी पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन हमारा आया था -0.68, जो कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है जेंडर और फिंगर टैपिंग में। अब क्योंकि हमने मेल्स को 1 बोला हुआ था और फीमेल्स को 0 बोला हुआ था, ठीक है, ध्यान देना होगा। जैसे मैंने बोला कि आप किसी को भी 1 किसी को भी 0 ले सकते हैं ग्रुप को, लेकिन इंटरप्रिटेशन उसके हिसाब से करनी पड़ती है। तो यहाँ क्योंकि हमने मेल्स को 1 बोला था, फीमेल्स को 0 बोला था, और कोरिलेशन हमारा नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या बताता है कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी उसके साथ साथ घट रही है। तो अगर मेल फीमेल की वैल्यूज को देखें तो एक को हमने 0 वैल्यू दी थी, एक को 1 वैल्यू दी थी, तो 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम छोटा सा बनाया एरो डायग्राम, वैसा आप बना लेंगे तो आपको समझने में इजी होगा कि मेल को हमने 1 बोला, फीमेल को 0 बोला, तो 0 से 1 की तरफ एक बढ़ रहा है एक वेरिएबल जो है, तो दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि हमारा माइनस आ रहा है, कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। तो वैल्यूज जो है वो दूसरी दिशा में जा रही है। देखिए रेड एरो से जो दिखाया हुआ है कि जेंडर की वैल्यू बढ़ रही है 0 से 1, तो उसकी विपरीत दिशा में कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है क्योंकि हमारा पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन -0.68 आया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? एरो से आप समझ सकते हैं, जिधर एरो का मुंह है मतलब वहां पर हायर वैल्यू है और नीचे की तरफ लोअर वैल्यू है, ठीक है। तो 0 की तरफ देखिए एरो का लोअर पार्ट है, एरो जो है पर्पल कलर वाली उसका एरो कहाँ है? ऊपर, ऊपर की तरफ है, 1 की तरफ है। और जो रेड वाला बना हुआ है एरो, उसकी एरो की दिशा किधर है? नीचे की तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बताता है कि जो 0 ग्रुप है, मतलब जो हम फीमेल्स ग्रुप लिए हैं, उसका फिंगर टैपिंग का वैल्यू ज्यादा है, 1 जो है उसकी फिंगर टैपिंग की वैल्यू कम है। मतलब मेल्स ने फिंगर टैपिंग कम की है फीमेल्स की तुलना में, फीमेल्स का फिंगर टैपिंग ज्यादा है, ये पता चलता है इससे, ठीक है। तो ये समझने का तरीका है, एक बार फिर से बता देते हैं। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन में आप 0 और 1 किसको ले रहे हैं उसके हिसाब से आपका इंटरप्रिटेशन बदलता है। यहाँ हमने मेल्स को 1 लिया था, फीमेल्स को 0 लिया था। तो आप देख रहे हैं कि कोरिलेशन नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव कोरिलेशन क्या बताता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की घट रही है। और यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, जेंडर और फिंगर टैपिंग। तो जेंडर की वैल्यू एक की 0 थी, एक की 1 थी। तो हम एक डायग्राम छोटा सा बना लेंगे और उसमें दिखा लेंगे कि वैल्यू किधर से किधर की ओर जा रही है। तो 0 से 1 की ओर जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उस क्रम में बढ़ रहा है, 0 से 1 बड़ा होता है, तो उधर की तरफ वैल्यू बढ़ रही है। और क्योंकि हमारा कोरिलेशन नेगेटिव है तो फिंगर टैपिंग की वैल्यूज का मतलब दूसरे दिशा में होगी। दूसरे दिशा में होगी मतलब अगर फीमेल्स को हमने 0 बोला, मेल्स को 1 बोला, तो 1 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन है, इसका मतलब कि मेल्स का भले 1 हमने दिया है, बड़ा उसको वैल्यू दिया है, उसमें फिंगर टैपिंग की वैल्यू कम होगी, फीमेल्स में ज्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर पॉजिटिव होता, +0.68 होता, तो हम क्या करते? इसका मतलब क्या होता कि जिस दिशा में जेंडर की वैल्यू बढ़ रही है उसी दिशा में फिंगर टैपिंग की भी बढ़ रही है। इसका मतलब मेल्स में ज्यादा फिंगर टैपिंग है, फीमेल्स में कम है। पर ये कब हम समझते? जबकि पॉजिटिव वैल्यू आती, हमारी नेगेटिव आई है। इसका मतलब भले मेल्स 1 है और फीमेल्स 0 है, लेकिन फिंगर टैपिंग की दिशा उल्टी है। तो फीमेल्स कम है, 0 है, लेकिन उनमें फिंगर टैपिंग ज्यादा है, मेल्स में कम है। ये चीज ये बताता है। तो इस रिजल्ट को हम कैसे लिख रहे हैं? लिखने का तरीका होता है कि देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन फाउंड बिटवीन जेंडर एंड फाइन मोटर मूवमेंट। और उसके बाद आप देख रहे हैं RPB ब्रैकेट में 8 लिखा हुआ है। ये तरीका है स्टैंडर्ड APA में कैसे हम कोरिलेशन लिखते हैं। तो RPB हमने लिखा। अगर यहाँ पे मल्टीपल कोरिलेशन होता या कोई भी और जो आपने कोरिलेशन किया जो कि पार्शियल कोरिलेशन वगैरह, तो वैसे लिखते हैं 1 2.3 जो भी होता है उसका सिंबल जो है वो हम पहले लिखते हैं। फिर ब्रैकेट में हम उसका DF लिखते हैं। हमारा DF 8 आ रहा था तो हमने 8 लिखा हुआ है, इक्वल टू अब जो आपका कोरिलेशन की वैल्यू आई है तो हमारा -0.68 आया, वो लिख लिए, कॉमा P की वैल्यू कितनी आ रही है वो हम लिखते हैं। तो हमारा P < 0.05 था। अगर 0.01 पे देखेंगे तो P < 0.01 लिखेंगे।
ऐसे करते हैं। तो ये हमने लिख दिया। फिर अब इसी रिजल्ट को हम थोड़ा इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स males are associated with slower fine motor movement and females appear to have faster fine motor movement, क्योंकि आपने देखा कि फीमेल्स में फिंगर टैपिंग की वैल्यू ज्यादा थी, मेल्स में कम थी। तो इस तरह हमने इसको इंटरप्रेट किया कि मेल्स जो है वो स्लोअर फाइन मोटर मूवमेंट से एसोसिएटेड है और फीमेल्स में फास्टर फाइन मोटर मूवमेंट देखने मिलता है। इसी के बेसिस पे आप ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और रिजल्ट भी चेक करना है कि सिग्निफिकेंट आया है कि नहीं आया है, और इंटरप्रेट करेंगे फिर उसके बाद रिजल्ट को, क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। बाकी में भी आप इंटरप्रेट करते हैं लेकिन वो इजी है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जरूर करिए, क्योंकि किस तरह आप 1 और 0 दे रहे हैं उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन बदलेगा और वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। पे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, यहाँ एक टीचर है जो चेक करना चाहती हैं कि पिछले क्लास में स्टैटिस्टिक्स की पिछली क्लास उन्होंने जो ली थी उसमें बच्चों का अटेंडेंस कैसा था, और फिर नेक्स्ट क्लास उन्होंने टेस्ट लिया तो टेस्ट में स्कोर्स जो आए क्या उसमें कोई कोरिलेशन है, यानी वो शायद देखना चाह रही है कि क्या जो लोग ज्यादा अटेंड कर रहे हैं क्लास उनका स्कोर बेहतर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, अटेंडेंस दिया हुआ है, या प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ये ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल हो गया कि या तो प्रेजेंट ही होंगे या एब्सेंट ही होंगे, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते, या कुछ बीच का नहीं हो सकता। और स्कोर भी दिए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट पे। तो जो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट एप्रोप्रिएट कोरिलेशन, यहाँ पे एप्रोप्रिएट कोरिलेशन ऑब्वियसली पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन होगा, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे और इंटरप्रेट द रिजल्ट, रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। यहाँ 9 मेल्स और 11 फीमेल्स का डाटा आपको दिया हुआ है। पहला कॉलम है सब्जेक्ट, 1 से लेकर 20 तक सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। दूसरा है सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, वो वैल्यूज दी हुई हैं। फीमेल्स को 0, मेल को 0 से दिखाया गया है, फीमेल्स को 1 से दिखाया गया है। तो देखिए 1 जो है 11 दिए हुए हैं और मेल्स के लिए 0 जो है वो सिर्फ 9 दिया है। तो 9 मेल्स और 11 फीमेल्स हैं, और इन सबके मार्क्स भी आपको दिए हुए हैं। तो जेंडर और मार्क्स में कोई कोरिलेशन है या नहीं ये निकालना है और इंटरप्रेट करना है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो लोग करना चाहें कि पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन SPSS में हम कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसने कोई नया एडवर्टीजमेंट निकाला है और वो देखना चाहता है कि किस जेंडर के लोगों को वो ज्यादा पसंद आ रहा है। तो जेंडर और इंटरनेट एडवर्टीजमेंट से लोग कितना एंगेज हो रहे हैं उसके बीच में ये कोरिलेशन देखना चाहते हैं। तो उन्होंने डाटा लिया 20 मेन और 20 वेमेन का, और फिर उनसे रेटिंग कराई एडवर्टीजमेंट दिखाने के बाद कि उनको एडवर्टीजमेंट पसंद आया या ना पसंद आया, मतलब लाइक या डिसलाइक का उन्होंने रेटिंग ले लिया। तो अब हम SPSS में डाटा एंटर करेंगे तो 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। एक वेरिएबल होगा जेंडर जिसके 2 कैटेगरी होंगे, मेल और फीमेल। दूसरा वेरिएबल होगा एंगेजमेंट जिसमें कि जो स्कोर्स उन्होंने दिए, मान लीजिए 100 में से स्कोर दिया तो वो स्कोर्स हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप डाटा एंटर कर लेंगे। जेंडर का मेल और फीमेल करके आपने एंटर कर लिया। एंगेजमेंट में जो भी उन्होंने स्कोर्स दिए वो स्कोर्स आपने एंटर कर लिए। अभी करते कैसे हैं, कोरिलेशन आपको करना है अगर पॉइंट बाय सीरियल, तो आप जाएंगे एनालाइज, कोरिलेट, और उसमें बाइवेरिएट जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। बाइवेरिएट में जाके हम पियर्सन कोरिलेशन या सिंपल कोरिलेशन जो होता है या स्पीयरमैन कोरिलेशन होता है जो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, ये कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट बाय सीरियल भी उसी मेथड से होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन पियर्सन कोरिलेशन का ही स्पेशल केस होता है। तो इसलिए हम पियर्सन कोरिलेशन का ही एग्जैक्ट मेथड फॉलो करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए कि SPSS जो है वो सिर्फ एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको वही देगी जो आप उसमें डालेंगे। आप क्या डाल रहे हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए पियर्सन कोरिलेशन मेथड से ही इसमें पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन हम निकाल रहे हैं। तो उसको नहीं पता, वो आपको वैल्यू दे देगा, वो पियर्सन कोरिलेशन जैसे कैलकुलेट करता है वैसे ही आपको देगा। ये आपको समझना है कि आप पियर्सन कोरिलेशन चेक करने के लिए वैल्यूज डाल रहे थे कि पॉइंट बाय सीरियल के लिए। अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, दूसरा ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल है, तो इसका मतलब आप पॉइंट बाय सीरियल कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को। अगर दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो इसका मतलब आप पियर्सन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। SPSS को नहीं मालूम, क्योंकि वो सेम मेथड से दोनों कैलकुलेट करता है। तो क्या आप डाल रहे हैं उसमें ये आपको समझना है, आपको तय करना है। तो हम वही कर रहे हैं इसमें, जैसे हम बाइवेरिएट या पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। एनालाइज में गए, कोरिलेट पे गए और बाइवेरिएट पे क्लिक किया।
क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का बॉक्स एक खुल के आता है, जहां पे आपके दोनों वेरिएबल्स एसपीएसएस के जो आपने डाले, जेंडर, एंगेजमेंट, ये यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे कुछ वैल्यूज ऑटोमेटिकली पहले से टिक की हुई होती हैं, अगर आपके में नहीं है तो आप इसको कर लेंगे। पियर्सन कोरिलेशन पे चेक बॉक्स बना हुआ है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में टू टेल्ड सिलेक्टेड है, और फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन भी टिक किया हुआ है। अगर ये नहीं है तो आप इसको टिक कर लेंगे। अब जैसे आप जानते हैं, ये दोनों वेरिएबल्स को आप दूसरे कॉलम में, जो वेरिएबल्स वाला कॉलम है, उसमें एरो की मदद से शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह कुछ दिखेगा। इसके बाद आप ऑप्शंस नाम का जो बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। फिर कंटिन्यू क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। आपका रिजल्ट कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये है एसपीएसएस का आउटपुट यहाँ दिया हुआ। देखिए यहाँ पर पहला बॉक्स जो है उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखना भी है तो सिर्फ टीवी एडवर्टीजमेंट के स्कोर्स का देखें, ना कि जेंडर का, क्योंकि जेंडर को हमने 0-1 कैटेगरी दी हुई थी, मेल फीमेल को 0 या 1 से डिनोट किया हुआ है, तो उसका मीन वो उटपटांग तरह का निकालेगा। 0 और 1 सिर्फ लेबल है, नाम है, उसका कोई स्कोर तो निकल नहीं सकता है, तो वो अपने मन का 1.5 निकाल दिया है, इसलिए हम उसको नहीं कंसिडर करते हैं। सिर्फ यहाँ पे टीवी एडवर्टीजमेंट जो है उसका आपका क्या एवरेज स्कोर आया वो आपके मतलब का है, तो वो आप सिर्फ देखिए। दूसरा कोरिलेशन का जो बॉक्स बना वो हम देखेंगे। ये हमारा पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन दिखा रहा है, लिखा है पियर्सन कोरिलेशन, क्योंकि पियर्सन कोरिलेशन के मेथड से हम करते हैं, और पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन पियर्सन कोरिलेशन का ही स्पेशल केस है, इसलिए वो पियर्सन कोरिलेशन लिखा है। पर क्योंकि आप जानते हैं कि आपके दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं थे, एक कंटिन्यूअस था, दूसरा डाइकोटोमस था और ट्रू डाइकोटोमस था, इसलिए आपको ये पता है कि ये पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो एक्चुअली पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन डिनोट करती है, न कि पियर्सन। ठीक है, तो जेंडर और एंगेजमेंट विद टीवी एडवर्टीजमेंट का क्या कोरिलेशन आ रहा है, 0.286, और सिग्निफिकेंस कितना आ रहा है, 0.073। तो ये 0.05 से कम नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, इतना ही है, तो इसको एंड करते हैं अभी।